बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप देख रहे हैं वी टॉक और मैं हूं हमजा भट्टी। नाज़रीन, खतूत वाला मामला पिछले कई दिनों से चल रहा था और इस पे अभी भी ये सिलसिला जो है वो नहीं रुक सका है। अब तक लाहौर हाई कोर्ट के 6 जजेस, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इसमें 6 जजेस और बिल्कुल खुसूस इसमें चीफ जस्टिस जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट, उनको भी ये ख़त मौसूल हुआ और इसमें जस्टिस अली बाकर नजफ़ी साहब को भी ख़त मौसूल हो चुका, जस्टिस मोहम्मद अली साहब को भी ये ख़त जो है वो मौसूल हो चुका। और इसमें जो तहकीकात की गई हैं और इसमें जो रिपोर्ट सामने आई है वो सीटीडी को रिपोर्ट मिल गई है और वो जो उसमें एंथ्रैक्स जो यूज़ किया जा रहा था पाउडर नुमा, उसमें उसकी भी जो है वो रिपोर्ट सामने आ गई है। और वो कोई पाउडर आम पाउडर नहीं है, वो एक जहरीला पाउडर है जो नुकसान पहुंचा सकता है। उसको स्निफ करने से इंसान को नुकसान पहुंच सकता है। और उसको जो टर्म उसके लिए यूज़ की गई है वो टेंसे टर्म यूज़ की गई है। ये पाउडर जो था वो सूंघने से नुकसान हो सकता है और इसमें जो तहकीकात भी की जा रही हैं और इसमें पोस्ट ऑफिसेज जो हैं वहाँ पे कुछ जगहों पे चेक किया गया तो वहाँ के कैमरे ख़राब सामने आए और कुछ जगहों से वीडियोस की मदद से जो है वो कोशिश की जा रही है इस पे तहकीकात करने की। तो ये अब तक मामला जो है वो अभी तक ये सॉर्ट आउट नहीं हो सका या कोई निशानदेही नहीं हो सकी कि इसमें किस तरह से इसको जो है वो सॉर्ट आउट किया जा सकता है। और इस फैसले के बाद एक और जो फैसला किया गया उसमें सेफ्टी और सिक्योरिटी के जो पहलू हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए पोस्ट ऑफिस में जो अमला होगा उसको ग्लव्स और मास्क जो हैं वो भी दे दिए गए हैं और उसमें कुछ जो है वो एजेंसीज के लोग भी वहाँ पे शामिल किए जाएंगे ताकि वो इस तरह की चीज़ें जो हैं उनको चेक कर सकें। और इसके साथ साथ दूसरी जानिब इस्लामाबाद के स्कूलों में डांस करवाने का हुक्मनामा जो है वो जारी कर दिया गया है। इसका प्रॉपर नोटिफिकेशन जारी किया गया है और नोटिफिकेशन में सरकारी स्कूलों को पाबंद किया गया है कि वो बच्चों और बच्चियों का डांस करवाएं और वीडियोस बनाएं और वीडियोस बना के उनको अपलोड किया जाए। ये एक प्लेटफॉर्म है, उस प्लेटफॉर्म पे इस चीज़ को जो है वो अपलोड किया जाएगा और इसमें ये किस तरफ जा रहा है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान और वहाँ पे बच्चियों का डांस और बच्चों का डांस स्कूलों में कॉलेजेस में ये करवा के वीडियोस बनाने का जो है वो पाबंद भी इसमें कर दिया गया है। और इसी के साथ साथ जो कल भी इस चीज़ पे बात हो रही थी, जो है जमात इस्लामी के अमीर हाफिज़ नईमुर रहमान साहब, उस पर रज़ा सैयद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वारिस रज़ा साहब हैं, सफ़ीना खान साहबा होंगी। इनसे जानेंगे, नुक्ता नज़र जानेंगे कि किस तरह से जो है वो एक आम कारकुन किस तरह से ऊपर आया है और ये किस तरह से जो है वो जमहूरी तरीकाकार है या इस पे क्या नुक्ता नज़र होगा, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। एक्सपर्ट पैनल हमारे साथ मौजूद है। रज़ा सैयद साहब, रज़ा साहब आपसे आगाज़ करना चाहूँगा। खतूत वाला मामला पिछले कई दिनों से चल रहा है, हर प्रोग्राम में तकरीबन इसको ज़ेर बहस लाया जा रहा है और इसमें जो पाउडर जिसका जिक्र किया जा रहा था वो पाउडर की तहकीकात कर ली गई है, रिपोर्ट उसकी सामने आ गई है जो सीटीडी को मिल चुकी है और उसमें इस पाउडर के हवाले से इंकशाफ हो चुका है कि वो पाउडर आम पाउडर नहीं था बल्कि वो काफ़ी नुकसानदेह पाउडर है जिसको स्निफ करने से काफ़ी किस्म की जो है वो बीमारियां सकती हैं। तो ये काफ़ी तशवीशनाक चीज़ है कि ये कोई डराने के लिए या धमकी देने के लिए ये नहीं था, बल्कि बिल्कुल ये इसलिए था कि उससे कोई ना कोई नुकसान पहुंचाया जा सके अहम अदलिया के अहम जजेस को। तो ये सिलसिला अभी भी रुक नहीं रहा है, ये सिलसिला अभी भी चल रहा है। तो इस पे सिक्योरिटी इदारों पे ये सवालिया निशान बनता चला जा रहा है और अभी तहकीकात भी इस पे मुकम्मल नहीं हो सकी। एक यानी आज चौथा दिन है और मेरा ख्याल है कि लगातार 4 दिन से पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर ये खतूत का जिक्र आ रहा है। और पहले पहले वो खत था कि जो 6 जजों की दस्तखत से लिखा गया, उसके बाद फिर अब ये खतूत शुरू हो गए जिसमें पाउडर निकल रहा है। तो अब ये जैसे मैं आपको थोड़ा सा माजी में लेकर जाना चाहूँगा और वारिस साहब भी यकीनन तायद करेंगे कि अमेरिका में जो स्कैंडल्स बनते हैं ना तो उनके साथ एक गेट का लफ्ज इस्तेमाल हो जाता है। ठीक है, वाटर गेट स्कैंडल, ठीक है, बड़ा मशहूर हुआ वो। खैर वाटर गेट स्कैंडल को अभी क्या बात करेंगे, उसके ऊपर बहुत पुरानी तारीख है वो, उसके ऊपर तो पूरा प्रोग्राम कम पड़ जाएगा आपका, बात अगर हम करते हैं। फिर एक मेमो गेट हुआ जो कि पाकिस्तान से मुताल्लिक था। अच्छा, मेमो गेट भी तकरीबन कोई 14 साल
14 साल पुरानी कम से कम कहानी है। और मेमो गेट स्कैंडल जो था उसके अंदर एक खत था, वो भी मुबैना मकतूब था, जो कि लिखा गया और उस वक्त के पाकिस्तानी सफ़ीर अमेरिका मुकीम जनाब मोहतरम हुसैन हक्कानी साहब से मंसूब वो खत था। और उस खत के अंदर अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट को मुखातिब करके कुछ इस तरह की बातें उसके अंदर उनसे मंसूब थी, जिक्र था उसका कि जिससे बज़ाहिर ये मालूम होता था कि हुसैन हक्कानी साहब ने पाकिस्तान के सफ़ीर होते हुए अमेरिका में उन्होंने इस तरह की बातें की जो कि रियासत मुखालिफ, जिनकी इंटरप्रिटेशन जो है वो रियासती इदारों के मफादात के बरखिलाफ जा सकती थी। मतलब ये मैं मुख्तसर तरीन अल्फाज में बात कर रहा हूँ, मेमोगेट इस वक्त डिस्कस नहीं हो रहा, मेमोगेट में मैं मजीद बात भी नहीं करना चाहूंगा, सिर्फ हवाला दे के आगे बढ़ रहा हूँ। तो अब मुझे ऐसा लग रहा है और आज आपके प्रोग्राम के तवस्सुस से मैं ये कहना चाहूंगा कि ये लेटर गेट स्कैंडल बनता चला जा रहा है। ये जो इस वक्त पाकिस्तान में 4-5 दिन से जो खत और खतूत और फिर खतूत के बाद बॉर्डर वाले खतूत की जो एक चेन चलनी शुरू हुई है, इसको अब मैं लेटर गेट स्कैंडल का नाम देना चाहूंगा। और स्कैंडल जो है ना, लफ्ज बजाते खुद स्कैंडल जो है वो एक मुतनाज़ा, किसी बात के मुतनाज़ा होने की सनद होती है। हम किसी मामले को जब स्कैंडल का नाम दे देते हैं तो वो सारा का सारा मामला जो है ना वो मुतनाज़ा हो जाता है। और मुतनाज़ा मामला जो हैं फिर उसकी इंटरप्रिटेशंस भी उसी तनाजुर में होती हैं और उसका जो मेयार है उसको जांचने का वो भी साजिश के पैराए में आ जाता है कि अच्छा भाई किसी साजिश का मामला है और उसको डिस्कस किया जा रहा है। तो साजिश में फिर साजिश और दर साजिश होती है। अब इसको और आसान करना चाहें तो जी, मैंने वारिस साहब को एक खत भेजा और उस खत के अंदर मैंने पाउडर डाल के भेज दिया। वारिस साहब ने वो खत मुझे वापस भेजा कि मैं उसका कीमियाई तज्जिया करूं, तो मैंने वारिस साहब को उसका कीमियाई तज्जिया करके रिपोर्ट दे दी। अब मेरे और वारिस साहब के दरमियान ये खतों किताबत हो रही है, खत भेजने वाला मैं, वसूल करने वाले वारिस साहब ने मुझे तज्जिए के लिए भेजा, मैंने तज्जिया करके उसके रिपोर्ट भेज दी। रिपोर्ट में मैंने कहा कि जी इसके अंदर आर्सेनिक है। आर्सेनिक क्या है जी? आर्सेनिक एक किस्म का जहर होता है और ये जहर जो है ये अगर एक मखसूस मकदार से जायद हो तो ये इंसान की सेहत के लिए खतरनाक हो सकता है और अगर कंज्यूम कर लिया जाए तो जानलेवा भी हो सकता है। तो अब ये पता चल रहा है जो मीडिया रिपोर्ट से, मैंने वो रिपोर्ट नहीं देखी, उसका कीमियाई तज्जिया कहाँ हुआ, किसने किया, मुझे नहीं मालूम। यकीनन किसी सरकारी लेबोरेटरी में हुआ होगा, होना चाहिए। तो अब जो उसकी रिपोर्ट आ रही है, मीडिया में डिस्कस हो रही है, या रिपोर्ट नहीं भी है, अगर कोई प्रिलिमिनरी राय डिस्कस हो रही है तो वो ये हो रही है कि जी उस पाउडर, वो कोई आम पाउडर नहीं था, उसमें आर्सेनिक मिला हुआ था। तो भाई आर्सेनिक अगर मिला हुआ था तो फिर ये तो साजिशी थ्योरी जो है उसको एंडोर्स कर रही है ये चीज कि वो खत सिर्फ धमकी नहीं थी बल्कि उस खत के अंदर कमोबेश कुछ जरर रसा मवाद भी मौजूद था कि जो अगर किसी इंसान की आंखों में या उसके हाथों में लग के उसकी नाक या उसके सांस में या उसके मुंह में चला जाता तो उसके लिए जानलेवा हो सकता था। तो ये हो गई, इंटेंसिटी बढ़ गई इसकी। तो अब जो लेटर गेट स्कैंडल है आपका, उसके अंदर बाकायदा केमिकली इंड्यूस्ड लेटर्स भी आ गए। तो ये हो गई उसकी, क्या कहना चाहिए, ये इस कहानी की अगली कड़ी हो गई। अब तहकीकात करने वाले कौन हैं? तहकीकात करने वाले भी पाकिस्तान की हुकूमत के जेर इंतजाम चलने वाली लेबोरेटरी है, ठीक हो गया। लिखने वाला कौन है? क्योंकि इंटरनल डाक है तो अज्यूम किया जा रहा है कि पाकिस्तान के अंदर से ही चली है डाक, ये किसी पाकिस्तानी नहीं भेजी है। किस जरिए से आई है? ये जो महकमा डाक है आपका पोस्टल सर्विस डिपार्टमेंट, उसके जरिए आई है। किसको आई है? आपके अपने मुल्क के जजेस को आई है। तो अब ये एक डोमेस्टिक पूरा माहौल है, इसमें खत भेजने वाला, खत लाने वाला, खत पहुंचाने वाला, खत मौसूल करने वाला और खत खोल के उसमें से पाउडर बरामद करने वाला और फिर उस पाउडर का कीमियाई तज्जिया करने वाला। एवरीथिंग इज रिवॉल्विंग अराउंड सरकारी पीपल। ये पूरा का पूरा मामला सरकारी लोगों के दरमियान है। इसमें कहीं मैं, आप या वारिस साहब नहीं है इस सारे प्रोसेस के अंदर, ठीक है ना। मैं ये नहीं कह रहा कि खत लिखने वाले भी सरकारी हैं, ये अगर ये तासुर जा रहा है तो तस्हीह कर लीजिए। मैं ये कह रहा हूँ कि खत डाक, महकमा डाक सरकारी है। ये टीसीएस से नहीं आया, ये लेपर्ड कुरियर सर्विस से नहीं आया, ये डीएचएल से या मुलर एंड फिप्स से नहीं आया। ये आया है कहाँ से? ये आया है महकमा डाक से, जो कि आपका सरकारी महकमा है। तो सरकारी महकमे से खत आया, सरकारी एहलकारों ने वसूल किया, सरकारी अदालत के एहलकार सरकारी एहलकार है, सरकारी एहलकारों ने वसूल किया,
उन्होंने खोला, उनको पाउडर लगा, पाउडर उन्होंने सरकारी लेबोरेटरी में भेज दिया। सरकारी लेबोरेटरी कह रही है इसके अंदर आर्सेनिक है। तो ये मामला जो है ना, ये एक ही यानी गिर्द घूम रहा है, और अब ये लेटर गेट स्कैंडल है। अब जब स्कैंडल है तो फिर इसका अंजाम भी वही होगा कि जो स्कैंडल का अंजाम होता है। स्कैंडल का अंजाम कभी भी संजीदा नहीं होता। स्कैंडल का अंजाम हमेशा ओपन एंडेड होता है। मेमो गेट का क्या हुआ, क्या अंजाम हुआ मेमो गेट का? कयास आ रही, अलग अलग फरीकैन अलग अलग मौक़िफ़ रखते हैं। जो लोग हुसैन हक्कानी साहब के फेवर के हैं वो मेमो गेट के बारे में ऐसी राय रखते हैं कि जिस राय में हुसैन हक्कानी साहब बरी ज़िम्मा हो रहे हैं उन तमाम इल्ज़ामात से, जबकि जो लोग हुसैन हक्कानी साहब के मुखालिफ समझे जाते हैं वो मेमो गेट को में लगने वाले इल्ज़ामात को सच और बरहक समझते हैं। तो रिजल्ट कोई नहीं है उसका। मेमो गेट की तहकीकात भी हुई, हुसैन हक्कानी साहब पाकिस्तान भी आए, वो उन्होंने आके बयान भी रिकॉर्ड करवाया, लेकिन कोई मंतकी अंजाम नहीं हुआ। मेमो गेट का कोई हतमी नतीजा नहीं निकला कि या ना तो उनको एग्जोनरेट किया गया उन तमाम इल्ज़ामात से, और ना ही उनको उन इल्ज़ामात के तहत कन्विक्ट किया गया। तो ये हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट से लेके मेमो गेट तक जिस तरह तमाम मामलात ओपन एंडेड हैं और तमाम मामलात बगैर किसी हतमी नतीजे के पाकिस्तान के अवाम की नॉलेज से बाहर और बियॉन्ड है, मुझे ये लगता है कि ये जो लेटर गेट स्कैंडल है ये भी इसी तरह कई तारीख राहों में ही गुम हो जाएगा, और इसके ऊपर शायद ही कोई हतमी नतीजा निकले। हतमी नतीजे से मुराद ये कि कोई एक्शनेबल काम हो इसके ऊपर, मुझे इसका इम्कान नजर नहीं आता। किसी पे रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स हो जाए, किसी को सजा हो जाए, मुझे नजर नहीं आता। माफ कीजिएगा, मेरी राय यही है। ठीक है वारिस रज़ा साहब, वारिस साहब आप क्या कहेंगे इस हवाले से? इस पे क्या आपका तज्ज़िया होगा? ये जो सारा मामला चल रहा है और ये रुक भी नहीं रहा है, जैसे रज़ा साहब ने इसको जो है वो लेटर गेट स्कैंडल का नाम दे दिया है, तो आप क्या समझते हैं कि इसी तरह से है, और इस पे क्या पेशरफ्त मज़ीद आपको नज़र आ रही है कि ये हो सकती हैं और पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं? देखिए, मैं बात शुरू करूंगा हाइपोथेसिस से और मैं इसके दूसरे रुख की तरफ ले जाना चाहता हूँ। एक रुख रज़ा साहब ने बहुत तफसील के साथ और बहुत अच्छे तरीके से बयान कर दिया। मैं इसके दूसरे पहलू पर जाना चाह रहा हूँ। पहली बात तो ये है कि पहले ये लेटर आए हैं इस्लामाबाद के यानी जस्टिस को, चीफ जस्टिस से लेकर और मुख्तलिफ जस्टिस को। अच्छा, वो जब आए तो उनके आने के बाद एक शोर उठा, और उसके बाद ये इम्कान पैदा हुआ कि अब इसकी तहकीकात होगी। तो जो लिखने वाले थे या भेजने वाले थे या भिजवाने वाले थे, उन्होंने इस सिलसिले को लगातार इसलिए रखा कि असल में पहले की अहमियत के पेश नज़र ये जो उसके बाद दीगर एपिसोड में यानी दीगर अक़सात में जो लेटर्स लिखे गए हैं, यानी सुप्रीम कोर्ट को, लाहौर हाई कोर्ट को या किसी और कोर्ट को, तो ये बुनियादी तौर से मैं ये समझता हूँ कि ये पहले लेटर भेजने वाले ने पकड़े जाने के पेशे नज़र, पकड़े जाने के अंदेशे के नज़र जो है ना, इसको मुख्तलिफ एपिसोड में भेजकर और इसको जेल करने की कोशिश की है। यानी इस पूरे वाक़े को, इस पूरी साजिश को जेल करने की वो कोशिश कर रहे हैं। अब इस कोशिश में वो किस हद तक कामयाब होते हैं और किस हद तक हुकूमत उसकी तफ्तीश में कामयाब होती है, ये जाहिर है कि हम आने वाले दिनों में देखेंगे। लेकिन मुझे ये लगता है कि देखिए, इसके एक पहलू ये भी मैंने बताया, दूसरा इसका पहलू देखिए। दूसरा पहलू ये है कि अगर आप बहुत अमीक नजर से यानी बारीक बीनी से उन लेटर्स के एड्रेसेस जो लिखे गए हैं उनकी अगर राइटिंग देख लें तो वो राइटिंग है कच्ची राइटिंग, जिसको हम कहते हैं ना प्राइमरी के बच्चे की राइटिंग जो होती है, वो है कच्ची राइटिंग। अच्छा, जो कच्ची राइटिंग लिखने वाला फर्द होता है उससे ये उन्होंने तासुर दिया है कि गोया कि वो पढ़ना लिखना ज्यादा नहीं जानता,
लेकिन टूटी फूटी जो है ना उर्दू में अपना नाम या किसी और का नाम लिख सकता है। ठीक है, तो कच्ची राइटिंग वाला इतना शऊर रखेगा, ये सवाल बहुत अहम है। रजा साहब इस सवाल पर तवज्जो दीजिएगा। क्या कच्ची राइटिंग वाला इतना शऊर रखेगा कि पाउडर मार्केट से ले, उस पाउडर को बहुत ही महफूज तरीके से लिफाफे में डाले और लिफाफे में डालकर मुख्तलिफ हैजान पैदा करने के लिए मुख्तलिफ चीफ जस्टिस को दे? नहीं, ऐसा हरगिज नहीं है। बल्कि इसके पीछे पूरी एक बहुत ही वेल एजुकेटेड, वेल कैलकुलेटेड, वेल आर्टिकुलेट किस्म के अफराद हैं, जो उनको ये जब गुमान हुआ या खदशा हुआ कि पहले एपिसोड के बाद वो पकड़े जाएंगे, तो उन्होंने उसको जेल करने के लिए मुख्तलिफ एपिसोड में मुख्तलिफ लोगों को, जिनको नहीं भी भेजने चाहिए थे, तो उन्होंने एक उमूमी राय ये बनाई कि भाई वो सबको आ रहे हैं। यानी गोया के पीटीआई के खिलाफ समझे जाने वाले जजेस को भी आ रहे हैं और पीटीआई के फेवर के जजेस को भी आ रहे हैं और वजीर आला पंजाब को भी आ रहे हैं। तो ये ऐसा जेल उन्होंने किया, करने की कोशिश कर रहे हैं, वो चालाकी के साथ ही करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मेरे जैसे बहुत सारे और भी अफराद हैं इस पाकिस्तान में जो कि चीजों को पकड़ना जानते हैं। हमें पता है कि पहला लेटर जो है ना वो अहम है, दूसरे वाले जो है ना वो बहकावे को और हमारे तफ्तीश के रुख को तब्दील करने की एक तरकीब है, जिसमें मैं ये समझता हूँ कि जी मैं यही आपसे अर्ज करूं कि जिसमें हमारी तफ्तीशी एजेंसियां कम से कम मेरे जैसे अगर अफराद होंगे तो वो तो नहीं आएंगे। वाकई ये कि हमजा जैसे जो हमारे नौजवान हैं वो शायद कि इसमें कोई साजिशी थ्योरी तलाश करें, लेकिन मुझे ये साजिशी थ्योरी नहीं बल्कि कैलकुलेटेड मूव है। साजिश नहीं है, ये कैलकुलेटेड मूव है। दूसरी बात ये कि मैंने पहले एक लफ्ज इस्तेमाल किया, हाइपोथेसिस। अब इस हाइपोथेसिस की बुनियाद पर मेरा ये एक सवाल है कि पाकिस्तान की डाक का आखिरी वजीर कौन था? उसका नाम है मुराद सईद। ठीक, पाकिस्तान डाक का जिसका उन्होंने पूरा सहरा लिया कि मैंने पाकिस्तान डाक को बहुत जो है ना यानी इलेक्ट्रॉनिक कर दिया है और बहुत एडवांस कर दिया है, तो आखिरी वजीर कौन था? मुराद सईद। मुराद सईद कौन है? जो कि इस वक्त गायब है, मंजर पर नहीं है। तो ये हाइपोथेसिस की बुनियाद पर मैं ये बात कह रहा हूं कि ये बात भी पेशे नजर यकीनन होगी और होनी चाहिए, इसलिए कि वारिस साहब ये ये ऐसे नुक्ता काबिले गौर है, लेकिन मुराद सईद साहब को ये मिनिस्ट्री छोड़े हुए काफी अरसा हो चुका। खैर, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वारिस रजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, रजा सैयद साहब एक्सपर्ट पैनल हमारा मौजूद है। ये जो खतूत वाला मामला है, इसमें जो है वो अहम इंकशाफात हुए और उस पाउडर के बारे में भी जो है वो तहकीकात मुकम्मल हुई, रिपोर्ट सामने आ गई, सीटीडी को मिली और वो पाउडर कोई आम पाउडर नहीं बल्कि वो एक जहरीला पाउडर उसको जो है वो रिपोर्ट में वाज़े हो चुका। अब इस पे किस तरह से सिक्योरिटी इदारे जो हैं वो किस तरह से निशानदेही करते हैं, किस तरह से जो पोस्ट मास्टर्स हैं पाकिस्तान के उनको हिदायत भी जारी कर दी गई हैं, और इसी के साथ साथ ये सारी सूरत हाल किस तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ ही रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। तो बात कर रहे थे जो खतूत भेजे जा रहे हैं आला अदलिया के जजेस को, उस हवाले से वारिस रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, रज़ा सैयद साहब मौजूद हैं। रज़ा साहब, वारिस रज़ा साहब ने जैसे नाम लिया मुराद सईद साहब का कि वो लास्ट मिनिस्टर हैं और उनके अंडर कंट्रोल रही हैं सारी चीज़ें,
लेकिन उसमें ये है कि उसके बाद कई महीनों तक जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, शहबाज शरीफ साहब और मखलूद हुकूमत रही और उसके बाद निगरान सेटअप भी रहा। तो ये अगर इस तरह के मामलात थे तो उन चीज़ों पे चेंजिंग भी आई होगी या उसको जो है वो चेक करना आसान होगा। तो इनके अंडर कंट्रोल वो नहीं थी मिनिस्ट्री, या वो क्या सिनेरियो, क्या कहेंगे इस पे? देखिए, इस बात में बहुत वजन है और ये बात समझने की है। होता ये है कि जब एक किसी सियासी लीडर के पास जब किसी मिनिस्ट्री का चार्ज होता है, जैसा कि मुराद सईद के पास था कम्युनिकेशन का, तो वो अपने कारकुनों की बड़ी पैमाने पर भर्तियां करवाते हैं, यानी निचले निचले तबके की। सिवाय देखिए, सिविल सर्विस जो 17 ग्रेड की जो नौकरी है ना, वो होती है फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू या मुकाबले के इम्तिहान के थ्रू। उससे नीचे जितनी भी वो होती हैं, हायरिंग होती है ना, वो डायरेक्ट हो जाती है, या उनका जो मैकेनिज्म है वो निस्बतन आसान है, जिसको पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस किया जा सकता है। तो मुराद सईद ने अपनी वजारत के दौर में कम्युनिकेशन डिवीजन के अंदर हजारों की तादाद में अपने हामियों को भर्ती करवाया, इसमें कोई शक नहीं है। वो डाकिए से लेके और क्लर्क तक और क्लर्क से लेके दफ्तरी पोजीशंस के लोग हैं जो भर्ती कराए गए। अच्छा, अब होता ये है कि जब आपको सरकारी मुलाजमत मिल जाती है और आप पक्की सरकारी नौकरी पे आ जाते हैं, 1 साल के अंदर अंदर सारे मराहिल आपके मुकम्मल हो जाते हैं और आप एक रेगुलर एम्प्लॉयमेंट का हिस्सा बन जाते हैं, तो उसके बाद फिर आपको नौकरी से निकालना आसान नहीं होता। फिर अगर सियासी तौर पर ऊपर से मिनिस्टर चेंज हो भी जाए तो ज्यादा से ज्यादा ये कर सकता है कि जो पिछली हुकूमत के भर्ती किए हुए लोग हैं उनको उनकी पोस्टिंग आगे पीछे कर देते हैं, ट्रांसफर पोस्टिंग हो जाती है। कोई बहुत ज्यादा नापसंदीदा होता है तो उसको सस्पेंड वगैरह कर देते हैं, लेकिन नौकरी खत्म नहीं होती। तो ये बात वजन रखती है कि अगर इस मफरूजे को हम दुरुस्त तस्लीम कर लें, हाइपोथेसिस को जो वारिस साहब ने पेश की कि मुराद सईद के दौर में बड़ी तादाद में लोग भर्ती हुए इस महकमा डाक के अंदर, तो अब सहूलतकारी, अंदर से सहूलतकारी फराम करना तो बहुत आसान हो गया। एक ऐसा डाकखाना जिसमें 2 या 3 आदमी हम ख्याल बैठे हुए हों और वो किसी शरारत या किसी साजिश का हिस्सा बनने के लिए आमादा हो जाएं, अपनी सियासी कमिटमेंट की वजह से या अपने सियासी लगाव की वजह से या अपनी किसी भी यानी उनको कोई लालच दे दें, उनको कोई करप्शन, उनको कोई पैसे खिला दिए जाएं, उनके ऊपर कोई धांस धमकी हो जाए और उनको इस्तेमाल कर लिया जाए, तो ये कोई मुश्किल काम नहीं है। अच्छा, आजकल क्योंकि कोरियर सर्विस का दौर है तो लोगों को इतना डाक का पता नहीं है। लोगों को जाके देखना चाहिए कि महकमा डाक के अंदर खतूत जो है उनको इरसाल करने का तरीका देखना होता है। पुराने जमाने में या कदीम जमाने से लेटर बॉक्स का दौर होता था, यानी लेटर बॉक्स जो है वो एक लाल रंग का लोहे का बड़ा सा डब्बा होता था जो शहर के मुख्तलिफ नुमाया मकामात पर नस्ब होता था और उसमें ताला लगा होता था और उसके अंदर खत अंदर डालने का एक छोटा सा खाना होता था। तो उसके तरीकेकार ये था कि जो खत भेजने वाला है वो खत को लिफाफे में बंद करके उसके ऊपर मतलूबा रकम के टिकट लगा के, डाक टिकट लगा के, और वो लिफाफे को गोंद लगा के मोहर बंद करके और लेटर बॉक्स में डाल दिया करते थे जाके। लेटर बॉक्स से दिन में 1 मरतबा या 2 मरतबा डाक जो है वो बस इकट्ठी होती थी। डाकिया लेटर बॉक्स खाली करके ताला चाबी होती थी उसके पास, वो ताले में खोल के 10, 20, 25, 50 जितने भी खत होते थे वो निकाल के ले आता था और उन खतों को फिर आगे डाक खाने के जरिए जो उनकी मंजिल मकसूद है उस जानिब रवाना कर दिया जाता था। उसका एक पूरा प्रोसीजर होता है। अच्छा, उसके बाद फिर इन्होंने ये किया कि जब ये तो था कबलस जो पाकिस्तान बनने से पहले के जमाने की बात है लेटर बॉक्स की, लेकिन मैं अपनी जिंदगी में मुझे अच्छी तरह से याद है कि मेरा जो बचपन का दौर था या जो इब्तदाई कॉलेज वगैरह में जाने का हमारा टाइम था, तो यानी 80 में 80s की बात कर रहा हूँ, तो 80s तक मैंने लेटर बॉक्स इस्तेमाल होते हुए देखे हैं। ये वो दौर है कि जब अभी पाकिस्तान में प्राइवेट कुरियर सर्विस जो है वो ना होने के बराबर थी। उस वक्त तक लेटर बॉक्स का निजाम बिल्कुल मौसर देखा है मैंने, इस्तेमाल होता हुआ देखा है। लाल रंग के लोहे के लेटर बॉक्स टूल वर्स में लगे हुए थे पाकिस्तान के। फिर जब ये कोरियर सर्विसेज आ गई तो उसके अच्छा कभी ऐसा भी होता था, मुझे याद पड़ता है भाई हमारे मुल्क से बाहर थे तो उनको जो हमें खत भेजना होता था उसके ऊपर ज्यादा मालियत के टिकट लगे होते थे, तो हमारे वालिद हमें कहते थे कि बेटा जाओ डाकखाने में जाकर देकर आओ ये अपने हाथ से। तो हम कुछ फासले पर घर से डाकखाना था, वहां जाते थे और डाकखाने का टाइम होता था, उसमें काउंटर पे जाके आप ये खत देते थे। डाक रिसीव करने वाला उसी वक्त आपके सामने मोहर लगाता था, ठप्पा लगा दिया करता था टिकट के ऊपर।
तो वो महफूज हो जाता था, यानी कि जिस टिकट पे मोहर लग गई वो टिकट दोबारा इस्तेमाल नहीं हो सकता। तो वो हमारी नजर में एक महफूज हो जाता है कि हाँ भाई अब ये हमारे लिफाफे पर मोहर लग गई, तो अब हमारे लिफाफे के डाक टिकट चोरी नहीं होंगे और ये हमारा जो लिफाफा है वो मंजिल मकसूद तक पहुंच जाएगा। डाक खान डब्बे में डालते हुए बाज लोगों को ये शुबा होता था कि भाई 5 रुपए का टिकट लगा हुआ है, किसी की नीयत खराब हो गई, या टिकट वैसे ही अगर धूप से उखड़ के गिर गया, झड़ गया गर्मी में, तो बगैर टिकट के ये आगे नहीं जाएगा, पोस्ट नहीं हो सके, तो पोस्ट नहीं होगा। तो अब वो जो प्रोसेसेस है ना, उन प्रोसेसेस में आज भी डाकखानों के अंदर, मुझे नहीं पता लेटर बॉक्स का क्या सिलसिला है, लेकिन लेटर बॉक्स अभी फाल है नहीं है मुझे नहीं मालूम, लेकिन डाकखानों के अंदर डाक वसूल करने का वो निजाम आज भी मौजूद है। काउंटर बने हुए हैं, उनके मखसूस टाइमिंग होते हैं। बाज डाकखाने शबीना डाकखाने कहलाते हैं, शबीना डाकखाने का नाम होता है शबीना डाकखाना। शबीना डाकखाना उस डाकखाने को कहते हैं कि जो डबल शिफ्ट में चलता है, यानी वो दिन में भी ऑपरेट करता है और वो रात में भी ऑपरेट कर रहा होता है जी। तो डाकखाने में आप वॉक इन कर जाइए और वहां जाके आप जो है वो खत काउंटर पे दे दें या लेटर बॉक्स में डाल दें, अल्लाह खैर सल्ला, और आप वापस आ जाएं। ना आपसे आपका शनाख्ती कार्ड मांगा जाएगा, ना आपकी तस्वीर खींची जाएगी, ना आपसे आपका नाम पूछा जाएगा, कोई निजाम नहीं होता। कोरियर सर्विस में कम से कम ये होता है कि वहां आप जो है ना अपना पता आपको लिख के देना होता है, डिटेल्स देनी पड़ती हैं भेजने वाले को भी हाँ, खुद से। लेकिन वो डिटेल भी मुसद्दका नहीं होती। मैं जाऊं और मैं आपको लेटर डालूं और फ्रॉम में मैं वारिस रजा साहब का नाम कुछ लिख भी के लिख आता हूं, दूं, तो कोई मुझे नहीं रोकेगा, कोई मुझे नहीं कहेगा कि नहीं भाई आप तो रजा सैयद हैं, आप वारिस रजा तो नहीं है। तो मैं वारिस रजा के नाम से आपको खत डाल के आ सकता हूँ, किसी भी कोरियर सर्विस से पहुंच जाएगा, कोई मसला नहीं है। तो उसमें ना कोई शनाख्ती कार्ड है ना। हाँ, ये जरूर है कि जो निस्बतन मुनज़्ज़म दफातर हैं, कोरियर सर्विस की बात कर रहा हूँ, जो मुनज़्ज़म दफातर हैं उनके अंदर सीसीटीवी कैमरा वगैरह का मौजूद है। हाँ प्रोविजन होता है, तो कि उसके अंदर ये इम्कान होता है कि भाई वीडियो बन जाएगी जो आदमी आएगा उसकी। लेकिन हमने ये भी देखा है पाकिस्तान में बदकिस्मती से कि जब किसी हसास मामले की तहकीकात शुरू होती हैं तो पता ही चलता है कि जो मज़कूरा सीसीटीवी था वो उस दिन काम नहीं कर रहा था, वो खराब था, उसकी रिकॉर्डिंग नहीं हो रही थी या उसकी लाइट गई हुई थी। ये जवाजात आ जाते हैं सामने और वो मामला वो। अच्छा रजा साहब, इसमें एक बात जानना चाहूंगा कि ये जो सारा मामला है, ये बज़ाहिर जो नजर आ रही हैं चीजें, इसमें ये प्री प्लान्ड प्रोसेस था, ये कोई इंडिविजुअल पर्सन ने किसी डाक के थ्रू या किसी कोरियर सर्विस के थ्रू नहीं किया। इसमें उस वहाँ का अमला भी साथ में मौजूद जो है, उसके जो इसमें राबत कहीं ना कहीं मिलते हुए दिखाई देते हैं कि उसी दिन की वो रिकॉर्डिंग ना होना या कैमरास बंद होना, तो इट मीन्स कि ये अमला वहाँ का भी साथ में इन्वॉल्व है। तो इसमें तहकीकात जो हो रही हैं, जो इन्वेस्टिगेशन हो रही हैं, अभी मतलब 4-5 दिन गुजर चुके हैं, तो अभी बज़ाहिर कोई भी चीज़ या सुराग नहीं लगा है। तो ये सिक्योरिटी इदारे, देखिए 4 दिन पहले, मैं आपका सवाल समझ गया, 4 दिन पहले ये बात हम कर चुके हैं प्रोग्राम में, मैं भी और वारिस साहब भी, कि ये पूरा का पूरा मामला कोऑर्डिनेटेड है, ये एक मुनज़्ज़म साजिश है। इस यानी मैं कहां से बात को साजिश करार दे रहा हूं, वो जजों के खत से कह रहा हूं। जजों का जो खत चला है ना, उसके पीछे से साजिशकार फरमा है। क्यों? जजों का खत पहुंचा नहीं तो एक सियासी जमात ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। यानी आप टाइमिंग देखें ना कि अभी जजों का खत जो है वो मंजर आम पे पूरी तरह से आया भी नहीं है कि एक सियासी जमात ने बाकायदा उसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। तो क्या ताने बाने क्या मिल रहे हैं कि वो सियासी जमात जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो और जजों से खत लिखवाने वाले एक ही लोग हैं, उनके आपस में तालमेल भी है, उनकी आपस में कोऑर्डिनेशन भी है, और वो पूरी एक हिकमत अमली के तहत काम कर रहे हैं, पूरी स्ट्रेटेजी के तहत काम कर रहे हैं। उन्होंने स्टेप्स डिफाइन किए हैं कि जी आज हम ये वाला काम करेंगे, आज हमने ये खबर लीक करनी है, कल हमने पाउडर वाले खत निकालने, परसों हमने बाकी मानदा लोगों को पाउडर वाले खत निकालने, और फिर अगर रायता ज्यादा फैलाना है तो लाहौर वाहौर वालों को भी भेज देंगे, लाहौर हाईकोर्ट वालों को भी लपेट में ले लेते हैं। जितने ज्यादा लोगों, जिसे कहते हैं अंग्रेजी मुहावरे में कहते हैं मोर द मेरियर, ठीक है ना, यानी जितने ज्यादा होंगे उतना ज्यादा अच्छा होगा। तो वो वाली बात है, रायता फैल रहा है, और रायता फैल रहा है, कौन फैला रहा है? फैलाने वाले वही हैं जो इस पूरे खेल के पीछे आर्किटेक्ट हैं, और इस पूरे खेल का आज नाम हमने आपके प्रोग्राम में तय कर लिया कि ये है कौन सा गेट? लेटर गेट स्कैंडल।
रजा सैयद साहब ने इसको नाम दे दिया। ठीक है, वारिस रजा साहब, इस्लामाबाद के स्कूलों में डांस करवाने का हुक्म जारी कर दिया गया है। हुकूमत वक्त की जानिब से नोटिफिकेशन जो है वो जारी किया गया और पाबंद किया गया है सरकारी स्कूलों को कि बच्चों और बच्चियों का डांस करवाया जाए और उसकी वीडियोस जो हैं वो अपलोड की जाएं। ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की मैं बात कर रहा हूँ और ये दारुल हुकूमत में ये जो है वो नोटिफिकेशन जारी किया गया। नहीं, डांस की इजाजत दी है, ये कहना चाह रहे डांस हैं? करवा के वीडियोस बनाई जाएं, हर स्कूल में वीडियोस बनाई जाएंगी और वो वीडियोस अपलोड भी की जाएंगी उससे रिलेटेड प्लेटफॉर्म पे। मकसद ये कि इसकी इजाजत दी है, ये कहना चाह इजाजत रहे हैं दे ना दी है, पाबंद किया गया है। ठीक है। मैं इस पे एक जुमला कहना चाहूंगा। जी 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 ये समीउल्लाह को पास दिया है, ये समीउल्लाह को पास दिया है कि गोल कर दो। वजीर तालीम जो हैं वो आजकल बहुत ज्यादा दीन की तरफ रागिब हैं, तो वजीर तालीम नोटिस लेंगे इसका बहुत सख्त, और सख्त नोटिस लेके एक सख्त किस्म की ऑर्डर निकालेंगे और अल्लाह खैर सल्ला हो जाएगा। लेकिन रजा साहब, इसमें ये इस तरह की ये इजाजतनामा देना या इस तरह से इस चीज पे नहीं तो जाना, भोंडा, ये तो खबर ही भोंडी है, ये तो खबर ही भोंडी है। अगर ऐसा कोई लेटर निकला, मैंने नहीं देखा, अगर ऐसा कोई लेटर निकला है तो ये तो दावत दी जा रही है कि एक नया स्कैंडल को दावत दी जा रही है। मतलब ये कोई होश के नाखून लेने वाली बात है। रमजान का महीना चल रहा है, जुम्मतुल विदा वाले दिन ऐसा लेटर निकल सकता है पाकिस्तान में कि बच्चे बच्चियों को डांस करा के उनकी वीडियो वायरल पोस्ट कर दो। कोई फातिरुल अकल इंसान ये काम करेगा? कोई ज़हनी तौर पर माजूर आदमी भी नहीं कर सकता है काम। ये काम किया इसीलिए गया है कि वजीर साहब जो हैं वो इसके ऊपर सख्त एक्शन ले लें और लोगों की तवज्जो जो है वो थोड़ी देर के लिए दाएं बाएं हो जाए। माफ कीजिएगा। ठीक है, वारिस रजा साहब, आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? हाँ, मैं पहले तो मैं रजा साहब की इस बात, चूंकि उन्होंने कर दिया, ये काफी बात है, तो मैं इस पर नहीं बोलूंगा, लेकिन मैं इसके दूसरे रुख पर जरूर बात करूंगा। और वो दूसरा रुख ये है कि मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि हमारे एकेडमी में जो है आर्ट और मौसीकी एक सब्जेक्ट है और पूरी दुनिया में आर्ट और मौसीकी एक सब्जेक्ट होता है। और अगर आर्ट और मौसीकी को जो माशरे फरोग नहीं देती, वो माशरे जो ना आपाहिज माशरे होते हैं, वो फिर तालिबान पैदा करते हैं, मदरसे पैदा करते हैं, मदरसों के जो है ना मुतवल्ली पैदा करते हैं और मदरसे कब्जे की जगह बनाने का रुझान पैदा करते हैं। तो बात ये है, मेरा थीसिस ये है कि डांस बच्चों से करवाना या आर्ट का एक शोबा है, लिहाजा वो शोबा अगर बच्चों के अंदर जो है ना यानी एक तख्लीकी सलाहियतें उभार रहा है, तो ये तो किसी तौर मैं इसको दुरुस्त यानी मुकम्मल तौर से इसको दुरुस्त कर समझता हूँ, बल्कि इसकी मैं हिमायत भी करता हूँ। लेकिन जहां तक प्रोपेगेंडे का ताल्लुक है, देखिए इसकी दो रुख हैं। एक तो ये है कि तख्लीकी सलाहियतें बच्चे की किस तरफ जा रही हैं, वो बच्चा आर्ट के किस शोबे में जाना चाहता है, मौसीकी में जाना चाहता है, डांस में जाना चाहता है, कथक में जाना चाहता है, या यानी तंबूरा सीखना चाहता है या हारमोनियम सीखना चाहता है। तो ये कोई बुरी बात नहीं है, ये हमारे एकेडमी का एक हिस्सा होता है और पूरी दुनिया में होता है। हमारे यहाँ चूंकि इस हिस्से को जो है वो बिल्कुल मादूम कर दिया गया है। साहब, इसमें मैं थोड़ा सा ऐड कर दूं, अकॉर्डिंग टू नोटिफिकेशन ये यूनेस्को की जानिब से डांस एजुकेशन का एक प्रोग्राम है जिसके लिए ये चीज़ अलाउ की गई है और इसमें जो मिसेस अमारा साहिबा हैं, डिप्टी सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ फेडरल एजुकेशन एंड प्रोफेशनल ट्रेनिंग इस्लामाबाद, उनकी जानिब से ये किया गया है। उनके जो असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल हैं उनके भी सिग्नेचर्स इस पे मौजूद हैं। ये जो लेटर नोटिफिकेशन प्रॉपरली जो पाबंद किया गया है स्कूलों को, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। और इसमें मिसेस रिफत जबी साहिबा हैं जो डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन है फेडरल डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन इस्लामाबाद। तो ये उनकी जानिब से ये प्रॉपर लेटर जो किया गया है। अब देखिए, मैंने ये लेटर नहीं पढ़ा था और आप ये देखिए मैं उसी नुक्ते पर पहुंचा हूं। आपने तो बाद में मुझे लेटर बताया ना, मैंने कहा ना एजुकेशन का एक बहुत मौसर सब्जेक्ट है ये।
और बच्चों की तरबियत के लिए ये बहुत अहम सब्जेक्ट है। मौसीकी, डांस एक बहुत अहम सब्जेक्ट है। उससे जो है ना आपकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ का बहुत सारे प्रॉब्लम जो है ना सॉल्व होते हैं मुस्तकबिल में। तो हमारे यहाँ बदकिस्मती से हमारे माशरे में ये रुझान जो है ना मादूम होता चला जा रहा है, जबकि ठीक है पहले होता वारिस था। साहब, ये मैं डिटेल्स जो है ये आपके साथ शेयर करूंगा। इसको हम कल जो है वो जेर बहस लाएंगे, प्रॉपरली इस पे जो है वो डिस्कस करेंगे। ये तमाम तर सूरत हाल है और इसमें खतूत वाला मामला जो है उसमें जो इंकशाफात हुए, रिपोर्ट उस पाउडर से रिलेटेड सामने आई, CTD को वो मौसूल हो चुकी और इस पे तहकीकात का सिलसिला भी जारी है। लेकिन ये है कि ये सिलसिला रुक नहीं रहा और ये कोई आम या छोटी बात नहीं है। आला अदलिया के जजेस जो हैं उनको इस तरह के जो है वो संगीन तर जो है वो खतूत भेजे जा रहे हैं और उसमें एक पाउडर, उसमें पाउडर जो आम पाउडर नहीं बल्कि वो एक जानलेवा पाउडर भी है जो भेजा जा रहा है। तो इस पे जो सिक्योरिटी इदारे हैं वो किस तरह से तहकीकात करते हैं और किस तरह से इस चीज़ पे जो है वो इसके पीछे जो किरदार है या पूरा एक चेन है उसको सामने लाते हैं, ये देखना होगा। और इस पे मज़ीद जो है अपडेट्स भी आती रहेंगी और उसको ज़ेर बहस लाएंगे। अभी के लिए इतना ही। अपने मेज़बान हमजा भट्टी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।